बची रही मानवता जग में सदा करे प्रयत्न, साहित्य की सेवा में रत हैं शब्दाक्षर के रत्न। नमस्कार, मैं नीता अनामिका शब्दाक्षर के इस केंद्र पेज पर आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ ही शब्दाक्षर परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शब्दाक्षर संस्था अपनी साहित्यिक गतिविधियों से दिन रात साहित्य की सेवा में रत है। उभरती काव्य प्रतिभा की खोज से लेकर नवांकुर कवियों रचनाकारों को मंच दे उनकी प्रतिभा को साहित्यिक कार्यशालाओं द्वारा संवार कर हीरे की तरह तराश कर एक मंच दे रही है। साथ ही देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों के साक्षात्कार से घर घर में लोगों के बीच साहित्य का अमृत भी उड़ेल रही है। मैं इस संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को बधाई देती हूँ और साथ ही उनका आभार भी प्रकट करती हूँ जिनके अथक प्रयास से समाज साहित्य के धरोहर से समृद्ध हो रहा है। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह। जी हाँ, ये सुप्रसिद्ध पंक्तियां अंतरराष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकार सम्मान, परिवार सम्मान, निराला दिनकर बच्चन सम्मान तथा डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी शब्दाक्षर सम्मान से सम्मानित कवि रत्न एवं साहित्य सारस्वत के उपाधि से विभूषित साहित्य शिरोमणि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, सिंगापुर आदि अनेक देशों में साहित्यिक यात्रा कर चुके सार्क सार्क देशों में लोकप्रिय कवि, गीतकार, राजभाषा विशेषज्ञ, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय काव्य मंचों के अग्रगण्य गीत कवि, गीतों के विश्लेषक और समालोचक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का हम शब्दाक्षर के केंद्रीय पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। आपने इतने विशेषण जोड़ दिए कि मेरी संज्ञा ही खतरे में पड़ गई है। बहुत बहुत जबरदस्त आपने परिचय दे दिया है। और कलकत्ता का जो पाठक है, श्रोता है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता भी है। दूसरे देशों, दूसरे क्षेत्रों में भी लोग जानते हैं, क्योंकि 1969 से ही आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपना जो कवि सम्मेलन होता है वो तो होता ही है। आकाशवाणी के कवि सम्मेलनों के कारण मुझे गांव-गांव में लोगों ने परिचय पा लिया था। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब वहाँ दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ मेरे गीत की चर्चा करते हैं, मेरी कविता की चर्चा करते हैं। आज आपके साथ में हूँ और नए साल का ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ। पास होऊंगा नहीं होगा पता नहीं। जी, आपका हमारे संस्था से जुड़ना और हमारे पहली जो साक्षात्कार है हमारे लिए बहुत ही शुभ मानी जाएगी, क्योंकि आपके चरण कमल हमारे शब्दाक्षर परिवार में पड़ चुके हैं। सो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। शब्दाक्षर परिवार आपका बहुत ही आभारी रहेगा इस बात के लिए। मैंने तो बहुत ही अल्प शब्दों में आपकी जो तारीफ की है और मैं अगर करूं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे और मुझे आज सुनना है और सुनाना है और आपको बोलना है, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है अपने बोलने का। जो मुझे कहना था आपके बारे में, लोग तो आपको ऐसे ही जानते हैं। आपके बारे में कुछ कहना, ये कहावत है ना, सूरज को दिया दिखाना, ऐसी बात होती है। तो शुरुआत करते हैं। हम सभी आज के गीतकार, कवि और साहित्यकार बुद्धिनाथ जी से परिचित हैं, परंतु हम इस साक्षात्कार में बालपन के बुद्धिनाथ जी से आज परिचित होना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब से आपने होश संभाला तब से लेकर आपके जीवन के पहले गीत तक पहुंचने का सफर हम सभी आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा लंबा सफर रहा उस दौर का भी, लेकिन एक बात जरूर थी कि उसमें मैं कविता से कभी जुड़ा नहीं था।
कविता से जुड़ने का मतलब ये कि मेरे परिवार में कोई रचनाकार हो, कवि हो, ऐसा नहीं था। हाँ, भाई साहब संस्कृत के विद्वान थे, तो संस्कृत के श्लोक लिखा करते थे। यानी कि वो पिताजी को भी अगर पत्र देते थे तो संस्कृत के श्लोक में ही। तो ये कवित्व तो था, लेकिन मेरे पास वो मुझ तक नहीं आ पाया था। संस्कृत के परिवार में रहने के कारण जो खास तौर से कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, इन सब से मेरा परिचय बचपन में ही हो गया था। और उसका एक असर था ही। फिर सबसे ज्यादा असर पड़ा गांव में। मेरा गांव चूंकि दरभंगा जो है वो मिथिलांचल में पड़ता है, मिथिला में पड़ता है। वहां पर विद्यापति के गीतों का बड़ा प्रभाव, मैंने जीवन के हर मोड़ पर आपको विद्यापति के गीत सुनने को मिलेंगे। भगवती के गीत से ही वहां पर कार्यक्रम शुरू होता है कोई भी। तो वो मेरे मन में, मेरे ध्यान में बहुत था। उसके बाद पिताजी सवेरे उठ करके प्रभाती गाते थे। उस प्रभाती के दौरान कुछ सूर के, कुछ कबीर के पद भी गाते थे। वो सब मेरे मन में था। और जब 10 साल का था तब चला गया था गांव उनसे बनारस। तो काशी में आने के बाद तुलसीदास जी मिले। तुलसीदास जी की कविता जो है वो देखा मैंने कि विद्यापति के पदों की तरह से ही हर क्षण वो हमारे साथ रहती है। तो उसका असर पड़ा। तो ये जो मेरे मन में कविता की जो छवि है वो यही है कि वो छंदोबद्ध होनी चाहिए, वो जनप्रिय होनी चाहिए, जनता के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और जनता के जो दैनंदिन है समस्याएं हैं उनसे भी जुड़ी होनी चाहिए। ये कदम कदम पर तुलसीदास में साथ देते थे, विद्यापति साथ देते थे, और यहीं से बात शुरू हुई। तो फिर कब लिखने लगा, छोटे मोटे पद से ही मैंने शुरू किया था। मूल बात ये थी कि जब बड़ा हुआ, यानी जब इंटरमीडिएट के समझिए, तो कविताएं जो छायावादी कवियों को पढ़ने के बाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महादेवी जी को ज्यादा मैं पढ़ता था, गाता था। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये सब गीत जो है बहुत गाता भी था। वहां से गीत का बीज जो है मन में पड़ा और लिखने लगा था मैं। तो लिखने लगा तो वैसे पहले जो है वो पहला जो समझे गीत मेरा छपा था वो मेरे नाम से नहीं छपा था, क्योंकि मैं एक संस्कृत के गुरुकुल जैसा वातावरण में रहता था, जहाँ ये कविता लिखना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। तो 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उसमें मैंने एक गीत लिखा था, कविता लिखी थी कि आंखें लाल दिखाते क्यों, और चीन का तो लाल रंग है, आंखें लाल। वो छपा हमारे एक सहपाठी थे, उनके नाम से मैंने भेज दिया था। और जब वो अखबार में छपा, सचमुच छपा, तो मेरी जगह पर उनको डांट सुननी पड़ी। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद जब बीए में पढ़ने के लिए मैं बनारस आया फिर से, तो बीच में कुछ दिनों तक मैं 4 साल गाजीपुर में भी रहा था, गाजीपुर के गांव में जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। तो वहां से फिर अखबार में छपने लगा, लेख छपने लगे। ज्यादातर मेरे लेख छपते थे, गीत भी छपते थे, और वहां से प्रारंभ हुआ एक कवि का रूप जो समर करके आने लगा। जी,
बहुत सुंदर बात कही आपने। बचपन से ही हम सूरदास, कबीर जी, रहन जी को सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने कोई साहित्य की कोई डिग्रियां नहीं ली थी, पर उनके जो कहे शब्द हैं, आज भी उन पे लोग थीसिस लिखते हैं, उस पीएचडी करते हैं। तो ये बहुत ही गहरी बात है कि जिसको कहते हैं ना, गागर में सागर, हम पूरे 2 पन्नों का एक इतिहास लिख दें और 2 पंक्तियों में काफ़ी बात ऐसे आदरणीय कह जाते हैं वो लोग। तो अब मैं आती हूँ दूसरी ओर। युवक के हम्म। जीवन की पहली कमाई, पिता की हम्म। पहली संतान, किसी छात्र की पहली डिग्री वो कभी नहीं भूलता। उसी तरह एक कवि अपनी पहली कविता, एक गीतकार अपना पहला गीत कभी नहीं भूलता। हम सब आपके पहले गीत की रचना की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहेंगे और वही गीत हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। देखिए, प्रसंगवश मैंने बता दिया कि मेरी जो पहला जो गीत था, जी, उसमें मेरी भूमिका कुंती वाली थी, कुंती और कर्ण जी, वाली। कि मेरा नाम नहीं था। लेकिन हुआ ये कि जब एमए कर लिया, मैंने एमए किया अंग्रेजी में। एमए करने के बाद 1969 में, ये बरसात का ही समय था, जून महीने में, तो एक गीत मैंने लिखा। और अंग्रेजी में एक अलंकार है ओनोमोटोपोइया, जिसको कहेंगे अनुप्रास की तरह से। हम्म, उसको लेकर के मैंने एक गीत लिखा था, और वही मेरा पहला गीत इतना ज्यादा चर्चित हुआ, सभी विद्वानों ने मुझे सिर पर उठा लिया। और बहुत प्यार मुझे पहले ही कुछ ही महीनों में इतना ज्यादा प्यार मिला मुझे, इतना कि मैं चकित हो गया था। और वो गीत था, मैं उसका एक दो बंद सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसात री, सतरंगे जनहरिया रात्रि। नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी, सतरंगे सपनों में झूमी आ जनहरिया रात्रि। नाच गुजरिया नाच। ये लंबा गीत जो है, ये जब मैं सुनाता था उस समय उम्र भी थी मेरी 20 साल की थी। तो लोगों को बहुत आनंद आया, और बहुत मानने लगे थे। एक ही गीत लेकर के मैं आया था मंच पर। फिर उसके बाद शरद ऋतु का एक गीत मैंने लिखा था, वो भी लोकप्रिय हुआ था। वो था कि फूल झरे जोगिन के द्वार, ओ फूल झरे जोगिन के द्वार, हरी हरी अजुरी में भर भर के प्रीत नई, रात करे चांद की गुहार, ओ फूल झरे जोगिन के द्वार। ये शरद ऋतु का चित्रण है। और ये दूसरा गीत जो है उसके बाद आया। इसको जब मैं बम्बई गया था कवि सम्मेलन में एक, तो उस समय विविध भारती में विविध भारती के जो संयोजक थे, वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे ये गीत रिकॉर्ड कर दीजिए। वो गीत मैंने रिकॉर्ड किया था। तो विविध भारती में अभी भी कभी कभी ये गीत बजता है। और फिर उसके बाद आया तीसरा, जो सबसे ज्यादा चर्चित हुआ। ये देखिए, 1970-71 के में ही सब कुछ हो गया। और ये उसमें जाल फेंक रहे मछेरे आ गया। तो अब उसके वो जब आया, तो फिर एक जैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि उसका भाग्य भी अच्छा था। धर्मयुग में वो छपा जब, और धर्मयुग में छपा, वो भी एक घटना है। मैंने लिखा था और लिख करके ऐसे स्थानीय गोष्ठी में एक सुनाया था। पद्मधर त्रिपाठी थे, अच्छे कवि थे।
बाद में वो संपादक हो गए थे ज्ञानपीठ में। तो पद्मनाथ जी ने कहा कि विष्णुकांत शास्त्री जी आ रहे हैं प्रसाद जी के घर, चलो उनसे मिलने जाते हैं, चलते हैं। तो मुझे मिलाने ले गए थे प्रसाद जी के घर पर। प्रसाद जी का घर गोवर्धन सराय में है, बड़ा आंगन, बहुत विस्तार परिसर उनका था। तो वहीं पर बातचीत में उन्होंने, पद्मनाथ जी ने कहा कि बुद्धिनाथ बहुत अच्छा लिखता है। तो उन्होंने वो प्रसन्नता व्यक्त की, उन्होंने शास्त्री जी ने कहा कि तो सुनाओ। तो सुनाने के लिए वहीं पर प्रसाद जी के आंगन में ही एक शिव मंदिर है, छोटा सा संगमरमर का बना हुआ, वहीं ले गए और वहीं पर हम लोग तीनों बैठे और फिर मैंने सुनाया उसको। तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये कहीं छपा तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, अभी तो छपा नहीं है। तो कहा कि कागज पर लिख दो। उसके बाद उन्होंने भारती जी को पत्र लिखा कि भारती जी, ये मेरी काशी यात्रा की उपलब्धि है, इसे धर्मयुग में स्थान दें। और धर्मयुग में जब छपा तो उस समय धर्मयुग एक बहुत बड़ा मंच था। एक तो क्या था कि उसमें रचनाकार का पता छपता था, उसका सर्कुलेशन 4 लाख था, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो वितरित होता था। और उसको देखिए कि उसका गीत का ये असर कि ओंकारनाथ श्रीवास्तव बीबीसी में थे, वो आए थे ढाका बांग्लादेश की युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ये छपा तो वो बनारस आए इसको रिकॉर्ड करने के लिए, और ये गीत अभी भी बीबीसी में नॉन इरेजेबल रिकॉर्ड के रूप में रखा हुआ है, जो कभी कभी बजता है तो लोग बताते हैं कि आपका बजा। तो मुझे तो सुनने को नहीं मिलता, बीबीसी सुन नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन लोग जब बजता है तो बताते हैं। तो ये इसमें जो है एक होता है सबका भाग्य होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी को के परिवार में कौन जानता था कि ये इतना बड़ा जननायक बन जाएगा। रचनाकार का भी यही था, वो उसकी संतानें हैं, रचनाएं हैं उनकी संतानें हैं। तो कौन आगे बढ़ जाए, कौन पीछे रह जाए, कौन किताबों में दबा रह जाए, कौन पत्रिकाओं में दबा रह जाए, कहना मुश्किल है। तो ये एक बात थी। और उसके बाद तो फिर इतना ज्यादा हो गया कि चलता रहा आगे क्रम। उसके बाद आपको सुनने से पहले मैं दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। अमित कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है शब्दाक्षर के इस मंच में हमसे जुड़ने के लिए। रजवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। निरंजन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है शब्दाक्षर के इस मंच से जुड़ने के लिए। डॉक्टर रश्मि जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका। साथ ही हम सबसे जुड़े हुए हैं गणेश प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आपका शब्दाक्षर के इस मंच पर। मेरी रचनाएं, बहुत बहुत स्वागत है मित्र आपका इस साहित्यिक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आपको सभी नमस्कार भेज रहे हैं, शायद आप अभी देख ना पाए, मैं सभी का नमस्कार आपको पहुंचा दे रही हूँ। सादर प्रणाम भेजा है सभी ने। सुखमंगल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इस जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम से। सत्येंद्र सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं महावीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी, जुड़ने के लिए सादर प्रणाम भेज रहे हैं आपको। सभी ने आपको सादर प्रणाम भेजा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, जो इस संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं सभी के साथ। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं दक्ष शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है दक्ष जी आपका।
आप राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े हुए हैं, वो आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपको भी राजेंद्र भैया। श्यामल मजुमदार दादा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नमस्कार। आपको सभी नमस्कार भेज रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय, आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, लोकप्रिय कवि, प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी आप उनके बहुत ही अनन्य रहे हैं। उनके साथ बिताए कुछ लम्हे हमारे साथ साझा करें ताकि हम सभी उन अस्मरणीय पलों के साथ जुड़ सके। उससे पहले आपकी एक छोटी सी रचना, आपकी एक छोटा सा गीत हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुझे आपके कार्यक्रम जब पोस्टर मैंने सब जगह डाला तो मुझे काफी लोगों ने कॉल किया और कहा कि आप हमें रचनाएं सुनाती रहिएगा। तो साक्षात्कार कम, आपकी रचना सुनने के लिए ज्यादा लोग उत्सुक है और आपके मधुर स्वर में। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप बीच बीच में हमें कुछ सुनाते रहिएगा आदरणीय। तो सबसे पहले तो मैं जो जितने हमारे दर्शक हैं उन सभी बंधुओं को मकर संक्रांति का अभिनंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। भाई रवि प्रताप जी तो मेरे छोटे भाई हैं और मैंने पहले ही बार जब ये शब्दाक्षर नाम सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसी समय से मैं इससे जुड़ा भी रहा हूँ संस्था से। कलकत्ता से एक मोह तो है ही है। आज आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज जो है वो बहुत साफ नहीं है, तो मैं कभी फिर जब ठीक होऊंगा तो सबके मन की को पूरा करूंगा। लेकिन कुछ कुछ इसीलिए मैंने छोटा छोटा कुछ एक एक हिस्सा गीत का सुना करके। हाँ, जो आपने बात कही वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनका क्या था कि वो हमने शुरू से हमारा जो मैंने पहली बार उनको सुना था 1957-58 में, जबकि मैं बहुत छोटा था। बेनिया बाग बनारस में, बेनिया बाग में वो भाषण देने आए थे। नेहरू जी भी उसी बेनिया बाग में कुछ दिन पहले भाषण दिया था। लेकिन जो भीड़ थी वो वाजपेयी जी की भाषण में, और मेरे भाई साहब थे, उनके मित्र सब थे, वो सब लोग गए थे, तो मुझे भी लेकर के गए थे सुनाने के लिए। और इतनी भीड़ थी कि उसमें थोड़ी सी भगदड़ मच गई और मैं दब गया था, नीचे दब गया था। तो हमारे एक भाई साहब के मित्र थे, वो मेरे ऊपर लेट गए, जिससे मेरी जान बच गई। तो वो पहला पहला जो है वाजपेयी जी के साथ का, जब मैंने बाद में उनसे बताया कि ऐसे से बहुत जोर से ठहाका लगा के हंसे वो। और अंतिम जो है वो मैं बता रहा हूँ, जब वो संसद सदस्य थे तो 1951 में, 91 में वहां पर आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है 26 जनवरी के अवसर पर। तो वही सर्वभाषा कवि सम्मेलन था और राष्ट्रीय संग्रहालय में वो आयोजन किया गया था। मैं उस समय कलकत्ता से गया था और हिंदी का प्रतिनिधित्व करने गया था। तो हिंदी का जो कवि होता है उसको सबसे बाद में अकारादि क्रम से बुलाया जाता है। पहले असमिया को बुलाएंगे अ से, और ह से हिंदी है तो सबसे बाद में। तो वाजपेयी जी बैठे रहे, बातचीत आए थे सुनने के लिए वो, और उन्होंने खुद कहा मैं तुमको सुनने के लिए बैठा हुआ था। तो हुआ ये कि उनके मन में ये था कि इसने बड़े बड़े घाघ सब कवि सब आए हुए हैं विभिन्न भाषाओं के, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि कवि ही बुलाए जाते हैं उसमें, एक एक भाषा का एक। मैं उसमें उम्र में छोटा था, तो उनको था कि भाई बुद्धिनाथ हिंदी का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं कि नहीं।
तो जब मैंने गीत सुनाया तो बहुत प्रभावित हुए वो, और मंच पर आकर के उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई कि मेरा बैठना सार्थक हो गया। ऐसे करके सिर हिला के बोलते थे ना, तो आज मेरा बैठना सार्थक हो गया। तो तो ये सब बहुत भीतर से वो कवि थे, रचनाकार थे वो शुरू से। और वही उनके संघर्ष की शक्ति भी वही कवित्व ही देता था। तो ये एक भाव था उनका। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े पदों पर जाकर के भी अपनी रचनात्मकता को बरकरार रखते हैं। वाजपेयी जी उनमें से थे जो बिल्कुल मानते सही। थे। और जो कवियों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति जो स्नेह कहिए या आदर भाव, वो इंदिरा जी में भी बहुत था। इंदिरा जी भी जो थी ना, वो क्योंकि उनका संस्कार में थे, नेहरू जी के कारण उनके भाव थे, वो भी बहुत करती थी। हम लोग का जो नवगीत आंदोलन था, उसमें डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी ने जब नवगीत 1, नवगीत 2 ऐसे करके जब गीत नवगीत दशक निकाला था, तो 1 दशक का लोकार्पण उन्होंने किया था अपने घर पर। बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है वाजपेयी जी का हम लोग के मन में एक जो श्रद्धा भाव है वो हमेशा रहेगा। जी, आपने कहा कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। कार्यक्रम हाँ शुरू हाँ। होने से आरंभ होने से पहले आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो इसी वजह से हम आपसे ज़्यादा ज़िद भी नहीं कर सकते सुनने की। आपकी तबीयत भी लग रही है कि ऐसी कुछ वो तकलीफ छोटा है फिर छोटा भी। छोटा छोटा जी, देखिए, बिल्कुल। एक गीत में आपको सुना रहा हूँ जी, जो एक एक पंक्ति में एक एक चित्र है। जी, तो गीत की जो चित्रात्मकता होती है, जिसको कहते हैं बिंब प्रधानता, तो इसमें मैंने उसका प्रयोग किया है भरसक। और वो देखिए कैसे है। शहरी विज्ञापन ने हमसे सब कुछ छीन लिया। शहरी विज्ञापन ने हमसे सब कुछ छीन लिया। क्या सब छीना? तो आंगन का मटमैला दर्पण, पीपल के पत्तों की थिरकन, तुलसी के चौरे का दिया, 12 मासी गीतों के क्षण, पोखर ताल मखाने वाला, नदियां गहरे पानी वाली, सहस बाहु बरगद की छाया, झाड़ी गझिन करौंदे वाली, हंसी जूही की कलियां जैसी, प्रीति मेड़ की धनिया जैसी, सुबह ओस नहाई दुबे, शामें नई दुल्हनिया जैसी, किसने हरे सिवानों का सारा सुख बीन लिया। शहरी विज्ञापन ने हमसे सब कुछ छीन लिया। ये एक एक पंक्ति में एक प्रयोग है, जिसमें कि देखिए कि आगे आगे भी इसमें वही है, एक एक पंक्ति में एक एक चित्र, और सारे चित्र अब हमसे हटते जा रहे हैं। ये मैंने आपको सुनाया कि देखिए कि बिंब धर्मिता गीत की जी, जो है कि कम से कम शब्दों में कैसे उसको व्यक्त किया जा सकता जी। जी, बिल्कुल। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, हमसे कुछ लोग जुड़ चुके हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, आज की जीवित काव्य किंवदंती है आदरणीय बुद्धिनाथ जी, आपने जो अभी सुनाया उसके लिए। बहुत विभा रंजन जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए विभा जी।
श्यामल मजूमदार ज़्यादा जुड़े हुए हैं, डॉक्टर देवेंद्र तोमर, बहुत खूब तोमर जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमसे काफ़ी लोग रश्मि जी भी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग आपको सादर प्रणाम और मकर संक्रांति की वापस से शुभकामनाएँ दे रहे हैं आपको। बहुत बहुत आपकी मेरी ओर तबीयत से भी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लग और रहा है कि मैं पूरा बहुत सब शेयर किए जी, कहिए आप। चारों ओर से घिरा हुआ हूँ मैं अपने दर्शकों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ, अपने बंधुओं के साथ। जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप खुद ही देख रहे हैं कि डॉक्टर मिश्र जी की तबीयत थोड़ी-सी सही नहीं है, मतलब बोलने में उनकी असमर्थता हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी उन्होंने साक्षात्कार को मतलब उसी वक़्त समय दिया और रखा, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने तबीयत को एक किनारे करके साक्षात्कार में वो शामिल हुए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कार्यक्रम आरंभ होने से पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी हम सुनना चाहते थे बहुत कुछ उनसे, फिर भी उनकी कुछ खास जो है वो ज़रूर सुनेंगे और सुने बिना हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप एक पास में गर्म पानी का ग्लास रख लीजिए ताकि आपको असुविधा नहीं हो। बहुत ऐसे कम सौभाग्यशाली कवि, रचनाकार एवं गीतकार होते हैं जिनकी कोई एक रचना उनकी पहचान बन जाती है। आप उनमें से अग्रणी पंक्ति में गिने जाते हैं आदरणीय। एक बार एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं डॉक्टर मिश्र जी की। 50 वर्षों से यह गीत आपके काव्य जीवन के सफर का साथी बना हुआ है। शब्दाक्षर संस्था ने भी इसके 50 वर्ष पूरे होने पर एक आयोजन किया था। हम सभी यही गीत आपसे सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ आपसे सुनाने का सभी की तरफ से। मैं उसके गीत को सुना दूंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। कि जब ये बात रवि प्रताप जी को मालूम हुई कि जी। इस गीत के 50 साल हुए हैं, जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम शब्दाक्षर के मंच से इसका इसका जश्न मनाएंगे। और क्योंकि किसी गीत की स्वर्ण जयंती नहीं मनाई जाती, कवि की तो स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, लेकिन गीत की स्वर्ण जयंती मनाए तो ये एक सौभाग्य है हिंदी का कि इसका एक गीत 50 साल। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 साल में वो कभी भी पुराना नहीं हुआ। आज भी जहां कहीं जाता हूं, जी। देश में या विदेश में, तो लोग ये कहते हैं और जो आप सुनाना चाहे सुनाइए, ये गीत जरूर सुनाइए। मैं इसको सुना दूंगा। अभी थोड़ी सी बात कर लें, गर्म पानी आ रहा है तो उसके बाद। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही आदरणीय। आपके तब मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा है कि आपको बोलने में काफ़ी असमर्थ आप हाँ, लग रहे हैं गले की खराश की वजह से और अभी ऐसी जो हालात है सब जगह तबीयत सभी की 19-20 हो रही है। सबकी हाँ। तो मैं एक आती एक हूँ गीत एक गीत जी, मैंने जाड़े में ही जी, लिखा था, और उसके 4-5 लाइन मैं सुना दे रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर, लाया हूँ मांग इसे सूरज के गांव से, अधियारे का ख्याल कर। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर, लाया हूँ मांग इसे सूरज के गांव से, अधियारे का ख्याल कर। उसमें जो बंद है मंतरा, तुम्हें सुनाना चाहता हूँ हुँ, कि अंगीठी ताप ताप रात की मनौती की, दिन पूजे धूप सेक सेक, लिपटा कर बचपन को खांसते बुढ़ापे से, रख ली है पुरखों की टेक, जल पाखी आस का
बहुराया ताल में खुश है लहरें उछाल कर। सोना बरसेगा जब धूप बन खिलेगा मन, गेंदे की हरी डाल पर। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर। लाया हूँ मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। ये जाड़े के समय में मैंने लिखा था, ये भी धर्मयुग में छपा था, तो याद आया तो मैंने आपको सुना दिया। जी, बहुत खूब। आदरणीय, आप राजभाषा के अधिकारी के पद पर, साथ ही मुख्य प्रबंधक के पद पर भी काम कर चुके हैं। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की भाषा हिंदी रही है, जिसने देश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ा था। देखने में आता है कि 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, वह सभी राजभाषा के दर्जे में आती हैं। तो बताएं, इन सभी के बीच हिंदी की क्या विशेषता रही है? क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि हिंदी को विशिष्ट स्थान देना या मिलना चाहिए और राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे कवित्व से अलग हट करके पूछा। दरअसल राजभाषा अधिकारी का काम क्या है, ये मैं भी नहीं जानता था। वो ये यूको बैंक ज्वाइन करने से पहले यूको बैंक में मुझे राजभाषा अधिकारी बना करके जब मैं गया था, तो उससे पहले मैं पत्रकार था, आज अखबार में संपादक था। तो पता नहीं था कि क्या होता है इसमें। वहां जाकर के मैंने सीखा कि ये राजभाषा अधिनियम है, ये राजभाषा नियम है, ये राजभाषा संबंधी निर्देश है। राजभाषा का मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा एक अलग चीज है, और राष्ट्र मतलब पूरे पूरे देश की भाषा, पूरे राष्ट्र की भाषा। और ये थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, आप कहिए मद्रास से लेकर के, पोरबंदर से लेकर के, गुवाहाटी से लेकर के कलकत्ता तक, सभी जगह जो लोग आपस में बात करते थे संग्राम की भाषा, स्वतंत्रता संग्राम की भाषा, वो हिंदी थी। बालशौरी रेड्डी एक बड़े कवि हुए, साहित्यकार हुए हैं तेलुगु भाषी। तो वो बताते थे कि बचपन में हम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे लालटेन जला करके हिंदी सीखते थे। तो ये रूप था राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का। और दूसरी बात ये भी है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा भी पहले आचार्य केशव चंद्र सेन ने कहा था। जहां तक मुझे मालूम है, आचार्य केशव चंद्र सेन ने ही राष्ट्रभाषा नाम दिया था इसको, और वो चला था। उसके बाद वो लोकप्रिय इसी शब्द से हुआ। बाद में क्या हुआ कि जब आजादी के बाद जब आजादी मिली, उसके बाद सब अपने अपना हिस्सा बखरा करने लगे, और इस हिस्सा बखरा में हिंदी पीछे छूट गई। हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो महत्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो हिंदी को जैसे कि कहा गया कि ये सरकारी कामकाज की भाषा है, कहने के लिए तो वो बिल्कुल सही है कि भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार से किस भाषा में पत्राचार करे, तो हिंदी। केंद्र सरकार से किस भाषा में पत्राचार करे, तो हिंदी। तो ले दे करके राष्ट्रभाषा का रूप वो हो जाता है, लेकिन घोषित रूप से राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया। और
संविधान में जो बाकी जो मुख्य भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं, उनको राष्ट्रीय भाषाएं कहेंगे, नेशनल लैंग्वेज, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, राजभाषा, और उसको राष्ट्रीय भाषाएं कहा गया। और उसमें 8वीं अनुसूची में जो सभी प्रमुख भाषाएं थी उनको रख दिया गया। इस समय जो मैं समझता हूं कि सारी सिरदर्द की जड़ जो है वो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची कोई जरूरत नहीं है, वो जिस कारण से रखी गई थी उसकी आवश्यकता अब नहीं है। इसलिए हमको भाषा के संदर्भ में, क्योंकि मैं राजभाषा का 25-30 साल तक मैं उसका काम करता रहा हूं, तो मेरा मत है, मेरा विचार है कि 8वीं अनुसूची से सभी भाषाओं को हटा दिया जाए। केंद्र की भाषा, देश की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी बना दिया जाए, और जो प्रदेश की जो भाषाएं हैं वो प्रदेश की भाषाएं उन प्रदेशों में वो चले। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से जो संपर्क करे वो हिंदी में करे, स्वाभाविक है। ये सब जो होना चाहिए था, उसमें सबसे बड़ी जो लंगड़ी मारी है वो ये जो अफसरशाही है। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि स्वतंत्र देश में अफसरशाही अंग्रेजों वाली ही रही। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका महत्व घटे या उसके बच्चे जो है भीख मांगे। अगर देश की भाषाओं को ही कर दिया जाए तो उनके बच्चे जो है वो जो सोने की चम्मच में दूध पीते हैं वो तो बंद हो जाएगा। तो इसके कारण वो लोगों ने तमाम साजिश करके एक भाषा से दूसरी भाषा को लड़ाया, और लड़ा करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी ताकि हिंदी जो है अपने वर्चस्व को कायम न कर सके। या हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाएं भी अपने स्थानों किसी राज्य में आप देखेंगे कि वहां की राज्य की भाषा प्रचलित नहीं हुई सरकारी कार्यालयों में। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो सरकारी अधिक अफसरशाही के कारण बढ़ा है, और इसको जितनी जल्दी समाप्त करें। हम लोग की एक बड़ी संस्था है हिंदी साहित्य भारती, वो समझिए कि अभी अपने देश के अलावा करीब 33-34 देशों में भी वो काम कर रही है और ग्रास रूट पर काम कर रही है। उसकी पहली मांग यही है, 2 मांग मुख्य रूप से है। पहली मांग यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, और हम लोग इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने 1 लाख जो चिट्ठियां जो है वो राष्ट्रपति को सौंपने वाले हैं। एक दूसरा कि उसका है कि इंडिया को हटा दिया जाए, भारत देश का नाम भारत ही रहे। ये भी हम लोग की मांग है, क्योंकि इंडिया किसी भी देश में इस तरह से नहीं है। सिलोन हुआ करता था अंग्रेजों का दिया हुआ, सिलोन खत्म कर दिया, श्रीलंका रख दिया, उससे भी गए गुजरे हम लोग हैं, अभी तक पकड़े हुए इंडिया को। तो मनोबल जो है गिरा दिया शुरू में ही जब ये हुआ कि देखिए कि 2 देश एक साथ आजाद हुए। एक देश पाकिस्तान था, हमारे मतभेद है वो अलग बात। पाकिस्तान में आजादी जिस दिन मिली उसने ब्रिटिश झंडे को उतार करके जला दिया और अपने झंडे को वहां पर खड़ा कर दिया, लगा दिया। हमारे यहाँ इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको चोट न लगे, इस झंडे को, यूनियन जैक के झंडे को चोट न लगे, ऐसे लोग हमारे
जो सरकार में थे उसको देख रहे थे, कर्णधार थे हमारे। इसके कारण बहुत कुछ चीजें जो है वो आ गई, जो गलतियां, अब वो शुरू से ही गलतियां आई तो आगे आती रही। तो ये जरूर है कि जिस तरह से हम लोगों ने जिसे राजभाषा के लिए काम किया, अगर वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल हुआ होता, उसको महत्व दिया गया होता, तो अब तक सरकारी कार्यालयों में हिंदी में काम बहुत अच्छी तरह से चलता। लेकिन आप क्या क्या अफसरशाही ने, जो बड़े साहब सब जो हैं, उन्होंने हिंदी को अनुवाद की भाषा बना करके रख दिया। इसको ले जाओ इंग्लिश में, ये है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके रख दिया। वो कोई देखता नहीं है, वो ट्रांसलेशन कोई देखता नहीं है। संसदीय समिति ने सुझाव भी दिया था कि आप नोट हिंदी में बनाइए, उसका अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। लेकिन हिंदी में कहाँ बनाएंगे, कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा हिंदी में, उसको फाइल से अनुवाद उतारना रहता है, नकलची है सब, तो फाइल से जो अनुवाद करते हैं वो उतारते हैं, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी से उतार लेते हैं, हिंदी बनाने में उनकी नानी मरती है। ये समस्या है सबसे। सही बात, बहुत सही कह रहे हैं। भाषा किसी देश की पहचान होती है, और सही कहा। शब्दाक्षर भी लगातार इसी प्रयास में आंदोलनरत है, हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले, देश मैं की जोड़ूंगा पहचान मिले। शब्दाक्षर को भी, इस मंच को जोड़ूंगा उसके साथ, हिंदी साहित्य भारती जी के साथ, क्योंकि हमारा जी यह है कि बड़ा से बड़ा जो मंच बने ताकि लोगों तक पहुंचे इस बात को। जी, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी कह रही हैं कि दोस्त हम सभी का आदरणीय, अन्य भाषाएं भी हैं, पर हिंदी का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है, हिंदी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है, आपने बहुत सही कहा। सागर शर्मा जी जुड़े हुए, आपको प्रणाम कह रहे हैं। आदरणीय हमारे संस्थापक जी कह रहे हैं कि हिंदी अभियान के लिए शब्दाक्षर प्रयासरत है। साथ ही दयाशंकर मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। आपको प्रणाम, आपका नमस्कार भेज रहे हैं। उषा पांडे जी हमसे जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं, एक बार और जान फेंक रे मछेरे, यह रचना कौन भूल सकता है, उषा पांडे जी कह रही हैं। जी बिल्कुल उषा जी, हम सुनना चाहेंगे। गर्म पानी आ गया और डॉक्टर मिश्र जी पानी पी चुके हैं। हमने थोड़ा उनको बीच में एक ब्रेक दिया है ताकि उनके गले की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम इस बार कुछ कम ही सुना पाएंगे, पर एक जाल फेंक रे मछेरे तो जरूर सुनेंगे हम उनके स्वर में, और उनके मधुर स्वर में सुनना सभी हम श्रोता भी चाहते हैं। साथ ही कृष्ण कुमार दुबे जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी हमसे जुड़े हुए, बहुत अरे बहुत बाप रे, स्वागत ओहो है आपका ओहो, हमसे जुड़ने के लिए, जय हो सादर जय हो जय हो जय हो, लक्ष्मी मेरा सौभाग्य, जी। हमारा मेरा हमारे सौभाग्य। सब परिवार का भी सौभाग्य है उनका जुड़ना। बहुत बहुत बिल्कुल। सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभा रंजन जी, जय कुमार रुस्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है रुस्वा जी आपका जुड़ने के लिए। एक बहुत ही कोलकाता की बहुत ही सुप्रसिद्ध जो कहते हैं हमारे शब्दाक्षर के साथ जुड़े हुए हैं रुस्वा जी। बहुत सुप्रसिद्ध एक हस्ती हैं वो, एक कवि शिरोमणि भी हैं वो हमारे। बहुत बहुत आप सभी का जुड़ने के लिए। तो दर्शक और श्रोता चाहते हैं, एक बार जाल फेंक रे मचेरे, आप सुना दीजिए हम सभी को। अच्छा, एक काम करिए कि जो बाकी जो प्रश्न वगैरह है, कोई प्रश्न नहीं है, बात एक छोटी सी बातचीत है, तो मैं क्या पहले बातचीत को आगे रख दूं, बाद में आप सुनाएंगे इसको? उसको उससे समाप्त कर देंगे। जी जी, दर्शक बहुत कुछ सुनना चाहते थे, बातचीत मुझे कम करना था आपसे और सुनना आपको ज्यादा था, चूंकि आपकी तबीयत थोड़ी हाँ, सही नहीं वही है, है, जी वस्तुतः कष्ट स्थिति हुआ आपको। देख ही रहे। यहाँ ठंड जी भी जी बहुत है, देहरादून में बहुत ठंड है। जी जी, नहीं आपके गले की आवाज से ही पता, हमें सब दर्शक भी समझ रहे, श्रोता भी समझ रहे कि
आपकी आवाज में थोड़ी खराश है, तो मैं आती हूँ अब कि कवि कवि पर ही बातें, दो पंक्तियां आप मुझे सुना दीजिए। आप प्रकृति के चित्तेरे कवि कहे जाते हैं, इस पे दो पंक्तियां आपकी प्राकृतिक छटा बिखेरने वाली, कोई एक गीत तो नहीं, पर अब दो पंक्तियां सुना दे आप, इसके भी बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक आपकी पकड़ बहुत अच्छी है एक प्रकृति एक के ऊपर। गीत की मैं एक पंक्ति दो पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक आवाज बार मैं बम्बई गया हुआ था, जी एक बड़े धनाढ्य मित्र थे, उनके बेटे की शादी में। तो उनकी बहू भाई दूसरे दिन उसने पांव छू करके प्रणाम किया, तो उसके गले में 1 करोड़ का हीरे का हार था। ये बहुत पहले की बात है, समझिए कि 90 के आसपास। तो जब मैंने पूछा उससे कि ये जो तुम पहने हुई हो, तुमको डर नहीं लगता या अच्छा लगता है, मैंने गौरव की अनुभूति होती है या भय लगता है? उसने कहा कि सच पूछिए चाचा जी, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे गले में सांप लिपटा हुआ है, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि ये टूट जाए, गिर जाए, ये हो जाए, वो जाए। तो वो बात मेरे मन में थी। उसके ही दो पंक्ति में, तो गीत बड़ा है, लेकिन प्रकृति का क्या महत्व है, उसके लिए वो गीत। सिर्फ सोने से सजाई देह मैंने आज तक, सिर्फ सोने से सजाई देह मैंने आज तक, आज मुझको फूल पत्तों से सजाने दो इसे, आज मुझको फूल पत्तों से सजाने दो इसे, बांध लेगी मुट्ठियों में चांद तारे उम्र यह, बांध लेगी मुट्ठियों में चांद तारे उम्र यह, बस हथेली पर जरा मेहंदी रचाने दो इसे, बस हथेली पर जरा मेहंदी रचाने दो इसे। ये प्रकृति के पास जाने का एक गला ठीक नहीं है, वरना पूरा गीत में सुनाता। कभी फिर आएंगे तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आपने इतना वक्त अपना दिया, यही हम इस चीज के बहुत आभारी हैं आपके। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी कह रहे बंगाल के सर्वश्रेष्ठ कवि आदरणीय जय कुमार उस्वा जी हमसे जुड़े हुए। सही कहा, बिल्कुल। अभी इनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है हमारे बंगाल से ही। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं किरण भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है किरण जी आपसे जुड़ने के लिए। गणेश प्रसाद जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आदरणीय आपका हम सभी से जुड़ने के लिए। उपेंद्र नाथ रैना जी जुड़े हुए हैं, बहुत अरे स्वागत है वाह, आपका। ओहो, जी उपेंद्र नाथ रैना जी, मैंने कश्मीर, जी, आप कश्मीर यहाँ नमस्कार उपस्थित। भेज रहे हैं, आप नमस्कार स्वीकार करिए हमारे उनका। बड़े मित्र, बड़े बहुत आत्मीय मित्र बंधु हैं। जी ये जी जी उपेंद्र नाथ रैना हुए, लक्ष्मी शंकर जी हुए, ये सब आकाशवाणी के, दूरदर्शन के, माने आप प्रसार भारती के सब समझिए नायक रहे। जी जी इन्होंने बहुत दिशा दी है। और एक दौर था जब इनके नाम से प्रसार भारती जाना जाता था। बहुत, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सब यहाँ उपस्थित है जी और मुझे नहीं सुन रहे हैं। ये क्या कह सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, सभी सुनने के लिए थे, पर जितना भी आप कुछ सुना रहे हैं वो हमारे लिए गागर में सागर के हिसाब से है। लाल बहादुर चौरसिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल बहादुर जी। अ, आपने बहुत सारी विदेश यात्राएं की हैं, विदेश के कुछ रोचक प्रसंगों को हम सुनना चाहते हैं आपके साथ। छोटी सी एक अनुरोध है। वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, जी 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 लेकिन मैं एक
सामान्य एक पहली घटना जो है विदेश यात्रा की। जी। मैंने पहली जो विदेश यात्रा की थी बैंकॉक, और वो किसी साहित्यिक कार्यक्रम के लिए नहीं, मूलतः यात्रा थी। जी। हो गई बाद में साहित्यिक यात्रा। जी। हुआ ये था कि ये 1992 की आसपास की बात है। सिटी बैंक, जो अमेरिकन बैंक है, उसने क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। उसका कंसेप्ट पहले नहीं था। तो सिटी बैंक ने क्रेडिट कार्ड शुरू किया था, और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उसने राष्ट्रीय स्तर पर स्लोगन कंपटीशन रखा था अंग्रेजी में। मैं उस समय कलकत्ता में था, और वो स्लोगन कंपटीशन मुझे भी आकर्षक लगा। मैंने एक बना करके दिया। मुझे तो याद नहीं, मेरी छोटी बिटिया है, नोएडा में रहती है, उसको याद है। तो उसने वो जो है संयोग से वो स्लोगन फर्स्ट हो गया। पहला पुरस्कार था बैंकॉक, दूसरा पुरस्कार था गोवा, तीसरा पुरस्कार था शिमला। अब मैं पछता रहा था, वहां से चिट्ठी आई कि आप अपना पासपोर्ट का नंबर भेज दीजिए ताकि हम आपको ये टिकट भेज सके। तो अब पासपोर्ट वगैरह क्या होता है, था मैं कलकत्ता में ही उस समय, उसी समय की बात है। तो मैंने उनको लिखा कि मेरा तो अभी पासपोर्ट है नहीं, मैं थोड़ी देर में आपको तो दो महीना में मैं भेज देता हूँ। एक मिनट जरा सा मैं रुकता हूँ, थोड़ा सा आप जी। लोगों से बात करें, फिर मैं आ जाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत खूब। जी हम सभी जानते हैं कि आज हम जुड़े हुए डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी से। बुद्धिनाथ मिश्र जी किसी परिचय के उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनके बारे में कुछ कहना यानी सूरज को दिया दिखाने के हिसाब से हमारी भाषा में बुद्धिनाथ मिश्र जी की जो जीवन की जो यात्राएं हैं, जो उनके जो अनुभव हैं, उनकी जो उन्होंने हासिल किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही खास बात है। साथ ही मैं अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कृष्ण कुमार दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपसे जुड़ने। आप हमसे जुड़े हुए हैं। राम राम सिंह जी जुड़े हुए। सादर अभिनंदन आपका सिंह जी जुड़ने के लिए। साथ ही दयाशंकर मिश्रा जी कह रहे हैं कि हर चीज को नजदीक से परख कर उसे गीत का स्वरूप देना आपकी कला रही है। बहुत सुंदर कहा आपने दयाशंकर जी। साथ ही प्रमोद मिश्र जी हमसे जुड़े हुए हैं। लेथा पी जी हमसे जुड़ी हुई हैं। रामायण धर द्विवेदी जी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरे वाह। आप सभी आदरणीय। तो हुआ ये कि मैंने असमर्थता जाहिर की, तो वहां पर उस समय एक तमिल भाषी आकाशवाणी के निदेशक थे, B.R. कुमार। उनके सामने मैंने समस्या रखी कि भाई आ गया है, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसमें पासपोर्ट निकालना बड़ा कठिन काम था, 3 महीना 4 महीना लग जाता था। आज की तरह से नहीं कि एक दिन में निकल जाए। उन्होंने कहा कि उसमें आकाशवाणी के जो डायरेक्टर हैं उनके रिकमेंडेशन का माने होता था। उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूँ, मैं पहचानता हूँ, और जो ये सब करके एक उनका लिया था, एक और किसी का था, जमा किया, लेकिन 1-2 महीना उसमें लग गया। ये चर्चा हुई, हमारे एक परिचित परिवार था, उसमें गया था मैं, सबको बुलाया गया था भोजन पर। वहां चर्चा हुई कि बैंकॉक का बुद्धिनाथ जी को ये मिला है, लेकिन अभी उनके पास पासपोर्ट नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि बैंकॉक में तो मेरा भतीजा हाई कमिश्नर है, तो मैं उसको फोन करती हूँ।
उन्होंने फोन किया, वो गुप्ता थे, फोन किया। तो फिर अब उसके बाद हुआ कि भाई मैं एक वीआईपी हो गया। उसके 10 जो मेरा प्रस्ताव था कि मई में जाने का, उसके 10 दिन के बाद ही एक कवि सम्मेलन होने वाला था वहां पर। उन लोगों ने गुप्ता जी से संपर्क किया कि हम उनको बुलाना चाहते हैं। ताकि बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने हमको फोन किया कि आप कब तक रहना चाहते हैं, रहेंगे। मैंने कहा मैं 1 सप्ताह रहूंगा। तो उस हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। कहा कि आप इस तारीख को आ जाइए, ताकि एक सप्ताह के अंदर हमारा भी प्रोग्राम हो जाएगा, आप कवर कर लीजिएगा। वो जो है 5 स्टार होटल में एक सम्मेलन हुआ था पहला। माया गोविंद गई थी यहाँ से, और भी थे 1-2। तो वो पहला कवि सम्मेलन था जो कि वाया स्लोगन कंपटीशन मुझे मिला था, और बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद तो फिर जाते रहे, और उसका अंत नहीं है। स्थानीय आयोजनों में भी कई बार चौंकाने वाली बात होती थी। जैसे जो ये जाल फेंक रे धर्मयुग में छपा था, तो उसके कुछ महीनों के बाद धनबाद में गौशाला एक कवि सम्मेलन होता है, गौशाला कवि सम्मेलन। वो 2-3 दिनों का होता है। तो उसके संयोजक थे सत्यनारायण अग्रवाल। वो उसमें बताया था कि मैंने कि धर्मयुग में पता भी छपता था। तो उस पते पर उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि अमुक तारीख को कवि सम्मेलन है, आप आइए। मैंने बना लिया प्रोग्राम कि मैं, और उनको टेलीग्राम दे दिया कि मैं कालका मेल से आ रहा हूँ। कालका मेल से जब उतरा तो वो तो बैज लगाए हुए, तो मैंने पहचान लिया। मैंने उनको नमस्कार किया, उन्होंने भी नमस्कार किया। फिर उन्होंने कहा आप बनारस से? हम कहा जी हाँ, मैं बनारस से। मिश्र जी? हम कहा जी हाँ। अब उसके बाद जो है फिर खड़े हैं वो। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि और कोई आने वाले हैं क्या? तो कहते आपके पिताजी कहाँ हैं? तो मैं समझ नहीं पाया कि पिताजी कहाँ से आ गए। तो वो बुद्धिनाथ मिश्र जो है, वो इतना भारी भरकम उस समय लग रहा था कि ये लड़का नहीं हो सकता। तो बड़े कवि होंगे, उनके उनके साथ इनका बेटा आया हुआ है। मैंने कहा नहीं, मैं ही बुद्धिनाथ मिश्र हूँ। ओ हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें कि मन रोचक यात्राएं रही हैं। हम लोग तो बहुत, लक्ष्मीकांत जी हैं, लक्ष्मी शंकर जी हैं, रैना जी हैं, ये सब तो उसके बहुत सारे गवाह भी हैं। उषा पांडे जी भी कह रही वाराणसी के DLW में आपको 2 बार सुन चुकी हूँ मैं। हाँ जरूर जरूर जरूर। जी वहाँ DLW का कवि सम्मेलन बहुत ही स्तरीय कवि सम्मेलन होता था। जी। और DLW का कवि सम्मेलन जाना बहुत मायने रखता था। शिवसागर जी उस समय थे, डायरेक्टर थे रेलवे के, हिंदी के निदेशक, और बहुत बढ़िया होता था। जी, जय कुमार रुस्वा जी भी कह रहे कि धनबाद गौशाला कवि सम्मेलन में वो भी 2 बार जा चुके हैं, शायद अवश्य बहुत अवश्य गए अच्छी होंगे। बात है। बहुत बड़ा जी, कवि जी, सम्मेलन होता था। जी। अब वक्त आ चला आपसे सुनने का, आपकी वही सुप्रसिद्ध कवि जो मैं गीत है। कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश जी, कर रहा बिल्कुल। हूँ। और जी। उसके बाद आप जाने, और आप हमारे श्रोता जाने, दर्शक जाने। नहीं होगा फिर बाद में करूंगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे सुनना बहुत कुछ था, पर आपकी जो गले की हालत हम सभी देख रहे हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी सुप्रसिद्ध जो वो कविता है, एक बार जाल फेंक रे मछेरे, उसमें उसमें से मैं कोशिश करता हूँ कुछ पंक्तियां में सुनाने का। या फिर आपकी जो भी इच्छा है सुनाने की हमें, आप जो भी सुनाना चाहते हैं। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है। हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है। हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है।
रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है। चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक बंध है उसका कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। और अंतिम है इसका कि कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। यो ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यो ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। आप लोगों की शुभकामना से मैंने किसी तरह गीत पूरा कर दिया। ये तो दर्शकों आज की इच्छा, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं गीत पूरा पढ़ पाऊंगा, लेकिन निभ गया। जी, केवल कोठारी जी आपको प्रणाम दे रहे हैं। हमें केवल कोठारी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका केवल जी। संत कुमार वाजपेयी संत जी भी आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं और सुन कह रहे हैं सुप्रसिद्ध गीत है, बहुत सुंदर। बहुत लोगों की इच्छाएं थी, बहुत कुछ सुनने की, हमारी भी इच्छा थी, सब लोग जुड़े हुए थे, पर आज की स्थिति ऐसी थी कि आपका सुना हुआ दो शब्द ही हमारे लिए काफी हैं और हम इसके आभारी रहेंगे। बहुत खूब, आदरणीय। जाने से पहले, विदा लेने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। आप अपने पाठकों, दर्शकों एवं युवा साहित्यकार जो आने वाले हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं, हमारे बहुत ही कई मित्र हैं, वाजपेयी वगैरह हैं, इसमें दूसरे वाजपेयी नई पीढ़ी के जी सब है। उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय बाजार जो है वो बहुत लुभावना हो गया है, बहुत आकृष्ट करता है कि चार पंक्तियां आप लिख दीजिए और मंच पर छा जाइए, हजारों पारिश्रमिक पाने लगी है। लेकिन कविता का ये उद्देश्य नहीं है। कविता का उद्देश्य जो है वो भीतर आपको आनंदित करे और दूसरे को भी आनंदित करे भीतर। चुटकुला जो है वो आनंदित नहीं करता, हंसा देना अलग बात है, लेकिन भीतर से उसको गुदगुदा देना एक अलग बात है। तो ये होता है तब जब आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं शब्द साधना की, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं होता। हमारे पास न सितार है, न तबला है, न तूलिका है, कुछ नहीं है। हमारे पास केवल शब्द हैं जिससे हम रंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो जितनी तपस्या करेगा
वो उतनी लंबी अवधि तक जीवित रहेगा कविता में, और जो पटाखे की तरह आएगा पटाखे की तरह चला जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। गन्ना जो है, देखिए, ईख वो मुश्किल से 6 महीने की उसकी उम्र होती है, उसी में वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन आम का पेड़ जो है वो 6 महीने का नहीं होता, उसमें बरसों लग जाते हैं उसको बनने में, और बरसों तक फलता है वो। ये बात ध्यान में रखें कि जो जितनी तैयारी में समय लगाएगा वो उतने ही लंबे समय तक वो रहेगा, जीवित रहेगा। मेरा यही कहना है, और मेरी यही सबसे है। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात है कि आप क्या अपेक्षा करते हैं कविता से? आप ये मत अपेक्षा करिए कि पैसा आपको मिले। उसके लिए आपके बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे साधन है, उससे आप पैसा कमाइए। कविता को माँ की तरह समझिए। माँ से कोई पैसे की अपेक्षा नहीं करता, माँ को कोई रेट नहीं होता। इसलिए हम लोग कभी भी कविता के लिए जो संयोजक आते हैं उनसे आज तक कभी नहीं कहा कि हमको इतना दीजिए, ये हमारा रेट नहीं। ये हमारी कविता हमारी माँ है। आपके जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी उचित समझे। हम जो हाई स्कूल में जो बच्चों के 1-1 रुपया लेकर के चंदा जो कवि सम्मेलन होते हैं, उन कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, और कहीं कहीं तो अपने पैसे से जाता हूँ। हमारा कर्तव्य होता है बीज वपन करना, नई पीढ़ी में कविता के संस्कार डालना। उनको हमको मनोरंजन नहीं करना है, उनको कविता का बीज देना, कि वो समझ पैदा करनी है। ये प्रयत्न होना चाहिए, तब तो आप कवि हैं। वरना कलाकार है, कलाकारों के लिए मंच बहुत सजा हुआ है, बहुत पैसा है, आप जितना भी चाहे कर लें, लेकिन बुद्धिनाथ नहीं हो सकते। बहुत गहरी बात कही आपने, इतनी सुंदर बात कही आपने, एक तुलनात्मक बात कही कि एक ईख का पेड़ होता, गन्ने का पेड़, एक आम का वृक्ष। ये बात बहुत ही गहरी है। जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतनी ही हमारी सोच और समझ में परखने की जो क्षमता होगी वो हमारी बढ़ेगी, और हम उतनी ही कविता की गहराई में उतरने के काबिल बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही। प्रताप जायसवाल जी कह रहे हैं कि बहुत सत्य वचन है, मेरे बड़े भाई है वो। साथ ही केवल कोठारी जी भी कहा गहरी बात, सही, बहुत सुंदर, सभी कह रहे हैं। साथ ही हमसे जुड़े अर्पणा कुमारी जी, बहुत स्वागत है आपका अर्पणा जी इसमें, इस कार्यक्रम में। साथ ही हमसे जुड़े हुए हैं राजेंद्र कानूनगो जी। यह गीत आप किस मानसिकता, किस भावनाओं में जो लिखा था, जो आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं? एक बार जो आपने जाल फेंक रहे मछेरे की जो गीत सुनाया है, सही कहा आपने, ये गीत 50 वर्ष अपने पूरे कर चुका है, और आज भी इसमें एक नवीनता का भाव है, और वो भाव और भी आने वाले वर्षों में चलता रहेगा, ये हम कामना करते हैं। ये हमारी शुभकामनाएं इस गीत के प्रति। उषा पांडे जी, बहुत ही सुंदर उपमा दी, बहुत सही कहा आपने उषा जी। रश्मि जी कह रही आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है, आदरणीय, फिर भी हिंदी भाषा के प्रति आपका समर्पण काबिले तारीफ है। बहुत ही सुंदर बात है, ये हम सभी को भी जानने को मिला कि आपने नहीं जानते हैं आपके बारे में कि इंग्लिश का एक, जो अंग्रेजी का एक छात्र है, वो हिंदी के इस मुकाम पे पहुंच चुका है, और हमारे लिए सब आप एक प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आपको पटल पर फिर दोबारा से आना होगा, क्योंकि हमने आपको अधूरा सुना है, पूरा तो सुना नहीं है, सभी को सुनना था। तो उनका अनुरोध है आपसे कि आप हमसे फिर से जुड़ेंगे, ये आज्ञा ले रहे हैं आपकी अनुमति की, उनकी कह रहे हैं कि बिल्कुल पहले आपको तो जुड़ना। नीता अनामिका जी, आपके प्रति आभार कि आपने धीरे धीरे करके मुझसे बहुत कुछ निकलवा लिया। मैं उसके मूड में नहीं था, उसके लिए तैयार नहीं था। मेरे भाई रवि प्रताप जी का आदेश था, उसका पालन करना ही था, मुझे उपस्थित होना था। और इतने बड़े जो
दर्शक दीर्घा में हमारे अपने बैठे हुए लोग हैं, वो जो देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मकर संक्रांति के दिन उनसे मैं मिल रहा हूँ इसी बहाने। और रही बात, प्यास बनी ही रहनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। फिर जुटेंगे, फिर आएंगे। अभी एक एक पोर, जैसे ईख का पोर होता है ना, एक पोर टूटा है, अगले पोर फिर उपस्थित होंगे और जी। चलेगा सब, ये क्रम तो महावीर बनेगा। जी भी कह रहे कि प्यास अधूरी है, सही कहा महावीर जी ने, सभी की प्यास अधूरी है। हम सभी आपसे सुनने के लिए जुड़े हुए थे। कोई बात नहीं, हम फिर से जुड़ेंगे। और दयाशंकर मिश्र जी कह रहे हैं कि समय तय कर लीजिए अगली वार्ता के लिए। हम आपको कोई छोड़ना नहीं चाह रहा अभी से ही। एक कहते हैं ना कि अब मुकम्मल एक बसंत तारीख हो। बसंत पंचमी के आसपास। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। और शब्दाक्षर आपका आभारी रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, केवल कोठारी जी कह रहे हैं शब्दाक्षर पर बहुत खूब। आप सभी का, आप दर्शकों का बहुत-बहुत आभार जुड़ने के लिए और इस साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए और इसका आनंद उठाने के लिए। नववर्ष की सभी को शब्दाक्षर परिवार की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हमारे आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जो साक्षात्कार के जो आज विभूति हैं इस कार्यक्रम के, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको सब परिवार नववर्ष की शुभकामनाएँ आदरणीय और बहुत शब्दाक्षर बहुत परिवार की सभी सबको सबको अभिनंदन, सबका अभिनंदन। शुभकामनाएँ। साहित्य शिरोमणि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी से अब हम विदा लेना चाहेंगे आप सभी से। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने समय की जो अवधि थी बढ़ा दी थी, पर अभी इस आज के कार्यक्रम के लिए अभी विदा लेते हैं हम आपसे। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और उनको रूबरू होके उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। और आप सभी जुड़िएगा हमारे साथ। सप्ताक्षर परिवार की ओर से मैं नीता अनामिका आप सभी से शुभ रात्रि कह रही हूँ। नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत आभार और हमारे जो साक्षात्कार के जो विभूति हैं, उनका भी बहुत-बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।